क्लास आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 8। डेट हमारी 13 अगस्त। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक। अब तक हमने बक्सर प्लासी का युद्ध पढ़ा, मैसूर और मराठा का युद्ध पढ़ा। आज हम देखते हैं कि सर्वोच्चता का दावा, विलय की नीति ये क्या थी। सर्वोच्चता का दावा मतलब कि हम ही सर्वोच्च हैं, हम ही सबसे शक्तिशाली हैं। तो देख लेते हैं क्या था ये सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। आक्रामक मतलब युद्ध वाली नीति, सबसे युद्ध कर रही थी और अपने क्षेत्र को बढ़ाती जा रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। तो ये आपको याद रखना है एक नंबर में कि सर्वोच्चता की नई नीति किसने शुरू की? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने और कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। उनको लगता था कि वो सर्वोच्च हैं, इसलिए वो सब पर अधिकार कर सकते हैं। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ, भारतीयों ने विरोध किया, भारतीय शासकों ने। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर जगह का नाम है जो कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की जो रानी चेन्नम्मा थी उसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो आपसे कुछ एक नंबर में पूछा जा सकता है कित्तूर की रानी का क्या नाम था? चेन्नम्मा। और विरोध कित्तूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 तक जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली जो कित्तूर की थी कि एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन, चारों तरफ से समर्थन मिला और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया। एक गरीब चौकीदार था रायन्ना जिसने इस विद्रोह को जारी रखा रानी चेन्नम्मा की मौत के बाद, और उसको चारों तरफ से समर्थन मिला और उसने अंग्रेजों के शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हमारे सामने आए। उसको भी फांसी दे दी गई क्योंकि अंग्रेज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कोई भारतीय उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते। उनको ये डर था कहीं रूस जो देश है वो भारतीय पर अपना कब्जा न कर ले, तो उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। ये आप देखेंगे कि 1842 में अफगानिस्तान भी और 1843 में सिंध भी, ये सब भारत का ही हिस्सा थे। जो अलग अलग देश बने हुए, सिंध मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और पंजाब तो हमारे एक राज्य है ही। ठीक है, ये हमारे भारत का हिस्सा थे पहले, इन पर भी अंग्रेज ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर आई विलय की नीति। विलय का मतलब था कि जिस भी राजा को बच्चे नहीं हैं तो उस तरह के राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लेगी, अपना कब्जा कर लेगी। अधिग्रहण की आखिरी लहर, अधिग्रहण मतलब कब्जा, 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ये आपसे पूछा जा सकता है 1848 से 1856 के बीच कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति कहा जाता है। इसको लैप्स की नीति भी कहा जाता है, लैप्स। तो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि विलय की नीति का दूसरा नाम क्या था? ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिश नहीं, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं है या कोई भी पुरुष उसके परिवार का नहीं है जो उसके बाद राजा बन सके, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चलेगी। झांसी की रानी के बारे में आप सबने सुना है, लक्ष्मीबाई। उन्होंने विद्रोह किया क्योंकि उनके पति की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने विद्रोह किया। झांसी की रानी ने विद्रोह किया अंग्रेजों से, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु हो गई।
आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। उन्होंने जनता को ऐसे बेवकूफ़ बनाया कि वहाँ का जो राजा नवाब था वो उसका शासन अच्छा नहीं था और वो उसको आज़ाद कराने का कर्तव्य जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का है, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। ये सब जो था इसकी नींव पड़ी इन सबसे। अंग्रेजों ने जो युद्ध किए, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मराठों के साथ युद्ध, मैसूर के साथ युद्ध, विलय की नीति, सर्वोच्चता की नीति, सहायक संधि, इन सभी वजह से, इन सब कारणों की वजह से ही हमारा 1857 का विद्रोह हुआ। तो 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो ये आप सबको याद करना है कि क्या कारण थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्चता की नीति क्या थी, किसके नेतृत्व में शुरू की, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही। विलय की नीति का सिद्धांत क्या था, अनैतिक क्यों था। सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ। कर्नाटक पर किया गया, उन्होंने विद्रोह किया। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रवासी कोडरी हुई थी, उनको लग रहा था कि भारत पर कब्जा कर लेंगे। यदि आप कित्तूर के नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। 5 क्वेश्चन बहुत आसान है। संपूर्ण जो वर्कशीट है उसमें से टॉपिक दिए गए हैं, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही, ध्यान से कर लेना। अभी हमारा जो शुरू होगा वो 1857 का विद्रोह शुरू होगा। बहुत महत्वपूर्ण वर्कशीट है, अच्छे से कर लेना। और जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में बताए हैं उनको भी अच्छे से समझ लेना। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।